नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट में। और आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड जीडीसी के एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं। और ये सवाल ऐसे हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। और इस समय जैसा कि एग्ज़ाम होने वाला है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल प्रैक्टिस है जिसमें मैंने पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और अगर आप भी अपनी इस सीट पर एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो ये हमारा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके पहले की वीडियो में हमने जो है 1 से लेकर 50 तक कर चुके हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी, तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। और जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण बोलियां हैं, कुछ अपभ्रंश हैं, कुछ उनकी भाषाएं उपभाषाएं हैं। जैसे कि शौरसेनी है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती निकली हुई है। पैसाची है जिसको हम लहंदा पंजाबी के नाम से जिनकी उपभाषाएं जानते हैं। ब्राचड़ है, उसे सिंधी कहा जाता है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का मराठी होता है और मागधी अपभ्रंश का बिहारी, बंगला, उड़िया होता है। अर्ध मागधी का पूर्वी हिंदी होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो ये पंजाबी से है। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख भाषाएं तथा उपभाषाएं जो है इस प्रकार है। जैसे अपभ्रंश शौरसेनी है, तो शौरसेनी से ये अपभ्रंश है। और शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती निकली हुई है। पैसाची से पंजाबी और लहंदा है। ब्राचड़ से सिंधी है। महाराष्ट्री से मराठी है। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी निकली हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो ये झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली जो है बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है कि चीनी भाषा परिवार, जिसे हम एकाक्षरी भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। और इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र जो होता है चीन, तिब्बत एवं बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्योर है। फर्दिनांड द सोस्योर का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, अधर धरद हरिके परद ओठ दीठ पट ज्योति हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें तदगुण अलंकार है। अधर धरद हरिके परद ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, तो ये भी जो है तदगुण अलंकार है। इसमें प्रस्तुत दोहे में तदगुण अलंकार है। इस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी ओठ दृष्टि पट की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंगों को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तो वहां पर तदगुण अलंकार होता है।
अगला प्रश्न है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाचक कहते हैं। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाए उसे वाचक कहते हैं। और उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है विभावना अलंकार है। ये बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में ये विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार होता है जैसे जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बना कि विभावना अलंकार होता क्या है? तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। और प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना तथा बिना हाथ के कार्य करना बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं तो यहाँ विभावना अलंकार है। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान सो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वो ही बनेगी। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें इंद्र वज्रा छंद है। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ और एक जागड़ के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो इसमें रस है और उसका स्थायी भाव देखना है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है और वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है और करुण का शोक होता है। तो इस तरीके से ये रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये तुलसीदास की है। केशव कहीं ना जाए का कहिए पद तुलसीदास के विनय पत्रिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ये जो है रैदास की कविता है, मतलब रैदास के द्वारा ये काव्य पंक्ति कही गई है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती ज्योति बरे शब दिन राती। और यह काव्य पंक्ति रैदास की है। ये अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक भाषा को अपनाया है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास नहीं है, जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, इन सब के लेखक जो हैं रामविलास शर्मा हैं। रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच जो है एक सात्विक अनुभव है। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। जैसे वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे अनुभव होते हैं। जो हमारे वाणी और अंगों के द्वारा प्रकट होता है वही हमारा अनुभव होता है। मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा जो है अनुभव कहलाएगी। अनुभवों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभवों के 3 भेद किए हुए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। अगर भरत की बात की जाए तो उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, वाचिक है, आंगिक है और सात्विक है। भानुदत्त ने इनके 4 भेद माने हैं और उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए गए हैं। ये हैं कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभव हैं। इन अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या जो है अनिश्चित है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं?
तो ये सारी पंक्तियां रश्मि रथी की हैं। उपरोक्त पंक्तियां ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से ली गई हैं और इस रचना में कर्ण के जीवन में घटित प्रसंगों के संदर्भ में कवि ने आज के जीवन के अनेक प्रश्नों और संवेदनाओं को, दृष्टियों और चिंतन पद्धतियों को, मूल्यों और आकांक्षाओं को उद्घाटित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती है सा नयन नयन करते नीरो भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। उपरोक्त पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की कविता उच्छ्वास से ली गई हैं। ये किससे ली गई है? उच्छ्वास से ली गई है। गिरा हो जाती है सा नयन नयन करते नीरो भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो ये पंत की कविता में प्राप्त है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह भाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो ये बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय की मान्यता है कि काव्य संसार के प्रति कवि को भाव प्रधान किंतु मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस सागर से प्रकाशित हुआ है? तो हिंदी साहित्य का विकास नामक सागर से यह प्रकाशित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इसके आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो ये पूरनदास ने लिखी हुई है, यानी कि त्रिज्या जो लिखी गई है ये पूरनदास ने लिखी है। पूरनदास आमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की, यानी कि निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना जो है पूरनदास ने की हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो शिवराज सिंह चौहान की रचना हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख लेखक कौन है? तो ये मोहन अवस्थी हैं, यानी कि हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं और यह जो है उनके अनुगीतों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हैं। रामायण महानाटक की देखें तो प्राणचंद्र चौहान हैं, जबकि भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हैं। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की। रामानंद आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आकाश धर्मा किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा जो है रामानंद को कहा जाता है। इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक धार्मिक रूढ़ि का खंडन किया। सगुण भक्ति धारा में रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु जो थे ये नरहरयानंद थे। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्जर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तर जय सुवर्णा इनके प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। इन्हें हमें कालक्रम के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
सबसे पहले हमारा आएगा दूसरा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो ये कब करी थी? ये 1574 में करी थी। इसके बाद फिर पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था, यानी कि सबसे पहले 1574 में ये दूसरा हो गया, और पहला जो है 1929 है। फिर जो है तीसरा है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी, और कामायनी की जो रचना है वो 1936 में हुई थी। अज्ञेय द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन जो 1943 में किया गया था, जिसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। जूही की कली नौका विहार, तो जूही की कली किसने लिखा है? तो ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नौका विहार जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नदी के द्वीप जो है ये अज्ञेय की रचना है। पुष्प की अभिलाषा ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो मोर पखा सिरों ऊपर रखी हो, मोर पखा सिरों ऊपर रखी हो, ये जो है रसखान की है। ये पंक्तियां जो हैं रसखान की है। बसो हमारे नैनन में नंदलाल, तो ये मीरा की है। और भक्तन को कहाँ सीकरी को काम, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये गलत है। ये जो है कुम्मन दास की रचना है। प्रीति कर दीनी गरे छुरी, ये सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया यात्रावृत्त ज्योतिर्पुंज हिमालय है। विष्णु प्रभाकर का यात्रावृत्त ज्योतिर्पुंज हिमालय, जो कि 1982 में आता है। और इसके बाद आता है राह चलते चलते 1985 में, हिम शिखरों की छाया में 1988 में, हम सफर मिलते रहे 1996 में, आकाश एक है 1998 ईस्वी में, संपूर्ण यात्रा भी 1999 में। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो ये गोपाल राम गहमरी हैं। द्विवेदी युग के गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 ईस्वी की रचना करके यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य की श्रीवृद्धि की। उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार संस्मरण नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, तो हरिऔध जी का इसमें संस्मरण नहीं है। महादेवी वर्मा मेरा परिवार 1972 ईस्वी शीर्षक से पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र लिखी है। इन्होंने पथ के साथी 1956 ईस्वी में और शीर्षक से एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा। इन्होंने अतीत के चलचित्र शीर्षक से भी एक रेखा चित्र लिखा। मेरा परिवार रेखा चित्र जो है नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्की नेवला, रोजी कुत्ती, रानी घोड़ी, तो ये मेरा परिवार में इतने सारे लोग आते हैं। ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। पथ के साथी का परिचय है रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पन्त, श्रीराम शरण गुप्त के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं रानी घोड़ी। अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण विधा की रचना। इन्होंने जिनके साथ जिया शीर्षक से भी एक संस्मरण ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार संस्मरण कृतियां हैं। स्मृति लेखा अज्ञेय की हैं। स्मृति लेखा ये अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। याद हो कि या ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह ने लिखा है। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री हैं। वे देवता नहीं राजेंद्र यादव हैं। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित तथा समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ हैं।
रेखाएं बोल उठी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र तथा निबंध संग्रह भी हैं। माटी की मूर्तें हैं, लाल तारा था गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। रेखा चित्र का सेतुबंध जो है शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र लिखे हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सहचर है समय, ये गलत है। और सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र हैं, जबकि कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। और टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये सही है, अमृतलाल नागर। और घर की बात के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो आज हमने 80 प्रश्न तक किए हैं और इसका अगला प्रैक्टिस सेट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।